हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकुल लेकर आया हूं आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी श्रृंखला का 10 फरवरी का करंट अफेयर। जी हाँ, 10 फरवरी आज है मंगलवार का दिन। सब कुछ मंगल होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का क्विज। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस काफी अच्छा एमबीए के लिए कॉलेज है और फाइनेंशियल टाइम हमेशा फेमस है इस टाइप की रैंकिंग निकालने के लिए। फाइनेंशियल टाइम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सन 1888 से ये मैगजीन छप रही है। ये लंदन बेस्ड एक मैगजीन है। इसकी जो ओनर है वो एक तरह से जापानीज कंपनी है जिसका नाम है निकी। निकी इसकी जापानीज कंपनी है जो इसकी ओनर है, बट ये जो मैगजीन है ये आपकी लंदन बेस है सन 1888 से। तो बताओ जी, इसका आंसर जो है वो 23वां स्थान था इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। लास्ट ईयर 2020 की जब रैंकिंग आई थी तब इसका जो स्थान था वो था 27वां। और लास्ट ईयर 2020 की जो इसकी रैंकिंग थी उसके हिसाब से जो टॉप 3 कॉलेजेस थे, पहला तो था हार्वर्ड आपके यूएस में। दूसरा जो कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया थी, वो भी यूएस की थी। और तीसरा जो था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, वो भी यूएस की। तो पिछली बार टॉप 3 कॉलेजेस जो 2020 के थे वो तीनों यूएस के थे। और जो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है इसकी लास्ट ईयर रैंकिंग 27वीं थी, बट इस साल इसकी रैंकिंग बढ़ के हो गई 23वीं। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। आइए देख लेते हैं हमारा कुटीला जो है वो क्या कहता है हमसे। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का विश्व भर में टॉप 100 लिस्ट में 23वां स्थान हासिल हुआ, जैसे कि बताया। जारी लिस्ट में भारत के 4 और इंस्टीट्यूट है। अच्छा, 4 और इंस्टीट्यूट आए हैं जिसमें है आपके आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम इंदौर। इन चारों ने भी जगह बनाई है, लेकिन जो नंबर 1 पे रहा 23वें नंबर पे वो था इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? कोरोना वैक्सीन लगाने की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि भारत अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लाइन वॉरियर और हमारे जो हेल्थ केयर वाले लोग हैं उन लोग को ही वैक्सीन लगा रहा है। कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सोचो दोस्तों, सही सोच रहे हैं आप लोग बहुत सारे, और वो आंसर है तीसरा। जी हाँ, अमेरिका और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पे जो है वो भारत हमारा देश है जो तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। अभी तक अप्रोक्स 58 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 53% जो है वो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं और 4,70,000 के अप्रोक्स जो आपके हैं वो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर। देश भर में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसका ये 53 लाख जो है ये 55% है। और जो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जितने भी देश भर में, उसका ये जो संख्या मैंने बताई 4,70,000 अप्रोक्स, ये 5% है जी। और सबसे ज्यादा किस राज्य में लगाया गया है? वो सबसे ज्यादा जिस राज्य में लगाया गया वो है बिहार। बिहार में 76.6% लोगों को कोरोना लगाया जा चुका है। इसके बाद आपका एमपी है जहां पे 76.1% लोगों को लगाया गया, और उसके बाद आपका त्रिपुरा आता है जहां पे आपके 76% लोगों को लगाया जा चुका है। हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करूं, अभी नॉर्मल लोगों में तो आया ही नहीं है वैक्सीन। इसके बाद ओल्ड एज जो लोग हैं उनको लगाया जाएगा, उसके बाद यंग एज लोगों पे बारी आएगी। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही आपके कम से कम 6 लाख से ज्यादा, मतलब कि 7 लाख के अप्रोक्स लोगों को लगाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डेटा और जारी किया था अभी संडे को कि प्रतिदिन 3.5 लाख लोगों को लगाया जा रहा है कोरोना वैक्सीन। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो। देखते हैं हमारी जो कुटीला है वो क्या कहता है हमसे, और वो कह रहा है सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पे है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन पहले और दूसरे स्थान पे है। जी ठीक है। और भारत में अब तक 58 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही जैसे मैंने बताया कि अप्रोक्स 60 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, प्रतिदिन 3.5 लाख लोगों को लगाई जा रही है। याद रखिएगा दोस्तों, इस बार करंट अफेयर में कोरोना एक ऐसा टॉपिक घुस गया है कि बहुत टाइम तक इसके बारे में पूछा जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है? ये तो सभी को पता होगा।
कहां पे हुई है, ऑप्शंस भी देने की जरूरत नहीं है, खैर दे देते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जैसा आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वही चीज है, आंसर है जम्मू कश्मीर। याद करिए, समय था 5 अगस्त 2019, आर्टिकल 370 हटाई गई थी। उसके बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद थी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद थी, वहां पे जिनके पास पोस्टपेड कनेक्शन थे या जिनके पास वाईफाई और वो था वो चलता था, प्रीपेड नंबरों पे वहां पे इंटरनेट सुविधा बंद थी। तो 18 महीने बाद अब जाके केंद्र सरकार ने वहां पे 4G की सर्विस बहाल की है। देखते हैं हमारे कुटीला साहब क्या बोलते हैं। वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G की सेवा स्टार्ट की। देखिए वो भी बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद वही आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद थी और अब वहां पे इंटरनेट सेवा स्टार्ट की गई है। कल आप लोग ने राज्यसभा का देखा होगा, अगर उसमें तो राज्यसभा के 4 सांसद जो जम्मू कश्मीर कोटे से आते थे, कल उन सब का आखिरी दिन था। मतलब कि उसमें से 2 लोग थे जिनका आखिरी दिन 15 फरवरी है और बाकी 2 लोग थे जिनका आखिरी दिन 10 फरवरी था। जिसमें सबसे जिनके लिए बहुत ज्यादा न्यूज वो छाए रहे, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के हैं, बहुत ही बढ़िया नेता हैं। उनका भी कल विदाई थी, प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में बोला। अब जम्मू कश्मीर कोटे से जो 4 सांसद राज्यसभा में आ रहे थे, उन सबकी अवधि खत्म हो गई है और अभी कोई आ भी नहीं सकता उधर से, जम्मू कश्मीर से। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, दूसरी चीज केंद्र शासित है, वो इस समय प्रेसिडेंट रूल के अंदर चल रहा है। तो अभी वहां से कोई भी नया राज्यसभा सांसद नहीं आ सकता है। खैर अगर कांग्रेस चाहे तो अभी अप्रैल में केरला में उनके 3 राज्यसभा सांसदों की नॉमिनेशन होगा केरला में, जिसमें से एक सीट कांग्रेस आराम से निकाल दे। तो चाहे गुलाम नबी आजाद को भेजना तो भेज सकती है वहां से। और गुलाम नबी आजाद के बारे में एक और चीज है कि वो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के अंदर, अब उनकी जगह खाली हो गई। तो हो सकता है वहां पे अनिल शर्मा जी हैं, मल्लिका खड़गे अर्जुन जी हैं, वहां पे दिग्विजय सिंह हैं, कोई इनमें से उनकी जगह लेगी। लेकिन गुलाम नबी आजाद का स्टेचर बहुत ऊंचा था, वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के पॉलिटिक्स करते थे और हर कोई उनकी इस चीज में तारीफ करता था। खैर चलिए दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत के किस राज्य के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया? अच्छा, अभी आप लोग को पता होगा संयुक्त राष्ट्र और मतलब जो अमेरिका है और इंडिया, इन दोनों के बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा है आर्मीज के बीच में। वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है, वो किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन है आपका केरला, गुजरात, उत्तराखंड या राजस्थान। सोचो दोस्तों, कहां पे युद्ध अभ्यास चल रहा है? आप लोग को यह भी पता होगा कि अभी फ्रांस आया था जनवरी में इंडिया। फ्रांस मतलब कि फ्रांस के भी जो आर्मी है वो इंडिया आई थी। 5 दिन का उनके ट्रेनिंग चली थी इंडियन आर्मी के साथ, जो कि आपकी वो भी राजस्थान में चली थी, यहीं पे जिसका आंसर राजस्थान है, वो भी चली थी राजस्थान में। 5 जनवरी में आया था, 5 दिन का युद्ध अभ्यास था। उसके बाद जो हमारे डिफेंस प्रवक्ता हैं, जो रक्षा प्रवक्ता हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा जी, उन्होंने बोला, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि फ्रांस के बाद अब अमेरिका के साथ इन्होंने ये चीज चालू की है। ये 21 फरवरी तक चलने वाली है, ये जो आपका अभ्यास चलेगा इंडिया और अमेरिका के बीच में, दोनों की सेनाओं के बीच में। चलो देखते हैं हमारा जो पुटीला मास्टर है वो हमसे क्या कहता है। राजस्थान का आंसर था, राजस्थान हाल ही में भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास राजस्थान के बीकानेर स्थित, बीकानेर में है वो जगह, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, जो कि 21 फरवरी तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग बढ़ाने का। जी, आप लोग को पता होगा इंडिया लगातार युद्ध अभ्यास करता रहता है अलग अलग सेनाओं के साथ, चाहे वो फ्रांस हो, कभी रशिया हो, इवन चाइना हो, और आपका अमेरिका है, कनाडा है, हर सेना के साथ युद्ध अभ्यास करता रहता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि भारतीय आर्मी इतनी ज्यादा परिपक्व है कि हर देश चाहता है कि भारत के साथ एक बार कोई युद्ध अभ्यास करने को उनको मिले, जिससे कि उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो और अधिक बढ़ जाए। इससे पहले फ्रांस आया था, जैसे मैंने बताया जनवरी में ही आया था। उसके बाद अमिताभ शर्मा जी ने डिसाइड किया कि अब अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास होगा। अभी साउथ चाइना सी में भी अमेरिका और इंडिया की नेवल फोर्सेस एक युद्ध अभ्यास कर रही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। नाइजीरिया अर्थशास्त्री निगोंजी ओकोंजे इवेरे
ने हाल ही में किस संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? अच्छा, ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री है, मतलब कि वहां की बहुत बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजर एक तरह से कह सकते हैं, निगोजी ओकोंजे-इवेले ने किस संगठन की महानिदेशक के रूप में चुनी गई है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व विज्ञान संगठन WSO और आपका विश्व सहयोगी संगठन, किसके लिए चुनी गई? अर्थशास्त्री है, सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल ऑप्शन है। अर्थशास्त्री किससे रिलेटेड होते हैं? ट्रेड से। ट्रेड कहां पे आता है? व्यापार में। तो हो गया WTO जी। WTO के बारे में बता दें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WTO की फाउंडेशन हुई थी 1 फरवरी 1995। दोस्तों याद रखिएगा, WTO जो है 1995 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि दुनिया भर में जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड चल रहा है वो एक दायरे के अंदर हो। जैसे कि कल की श्रृंखला में मैंने आपको सेबी के बारे में बताया था कि इंडिया के अंदर कितने भी स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट होता है वो सेबी के कार्यकाल के अंदर होता है। इसी तरह WTO है वर्ल्ड लेवल के बिजनेस को देखने के लिए। आइए देखते हैं हमारे कुटीला मास्टर क्या कहता है हमसे। विश्व व्यापार संगठन नाइजीरिया अर्थशास्त्री निगोजी ओकोंजे-इवेले ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, वे इस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन होंगी। अच्छा, वो पहली महिला इस पद के लिए चुनी जाने वाली और पहली अफ्रीका होंगी और होंगी वे नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इवेले रॉबर्ट एज़ोवेदो की जगह लेंगी। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा कि WTO की अहमियत को समझिएगा। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 फरवरी 1995 में बनाया गया था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से किस राज्य सरकार ने जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य सरकार है जिसने जमीन को लेकर धोखाधड़ी होती थी कि पट्टा अपना नाम लिखवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको रोकने के लिए एक 16 डिजिट का जैसा आधार में होता है उस तरह एक अलग यूनिक कोड दे देंगे? कौन सा है? पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार? सोचो दोस्तों सोचो, अभी हाल ही में हुआ है 7 फरवरी को ये स्कीम लागू की गई है। जी हाँ, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। देखते हैं इसके बारे में क्या बताया था हमारा पोर्टल मीटर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि के चिन्हित कर यूनिक ID नंबर जारी किया जाएगा। मतलब कि हर जमीन का एक यूनिक कोड होगा और वो उस बंदे के पास, जैसे आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसी तरह से जमीन को भी एक नंबर दे दिया जाएगा, जिसके बाद हड़प लेना ये सारी चीजें होना मुश्किल हो जाएंगी। ये एक अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है, इसकी हम सबको स्वागत करना चाहिए। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिक कार्यक्रम के लिए IISc और किसके बीच AMU पर हस्ताक्षर हुआ है? IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और किसके बीच में एक AMU साइन हुआ है संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिक के कार्यक्रम के लिए? नीति आयोग, DRDO, योजना आयोग या निर्वाचन आयोग? सोचो दोस्तों किसके बीच में हुआ है? ये एक लैब बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसके तहत ये औद्योगिक जो उन्नत है इसमें सफलता मिलेगी। और जो राइट आंसर है वो है DRDO। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, उसके और आपके IISc के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये बहुत ही फेमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में है। और DRDO के बारे में सब लोग जानते हैं, DRDO है जिसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में ही है और ये 1958 में बनाया गया था। DRDO डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है। हमारा जो पोर्टल मीटर है वो कह रहा है कि DRDO संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दायरे और उद्देश्य का विस्तार करने के लिए IISc के परिसर में JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बीच में AMU का हस्ताक्षर हुआ है। जैसे मैंने बताया कि उन्हें लैब बनाने का प्लान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा।
जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहता है, इनमें से किस खेल में संबंधित भारतीय खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में निधन हो गया। अख्तर अली जी एक फेमस प्लेयर थे, आप सब लोगों ने इनके बारे में नाम जरूर सुना होगा। इनको तो मतलब कि अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन जो खेल अवार्ड होता है वो भी उससे नवाजे गए हैं। और किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी। द राइट आंसर इज टेनिस। जी हाँ, टेनिस खेल से ये जुड़े हुए थे, कोलकाता के रहने वाले थे। अभी इनका जो देहांत हुआ है वो 7 फरवरी को हुआ है, और इनका जो जन्म था वो था 5 जुलाई 1939। 5 जुलाई 1939 को ये हुए थे, और 7 फरवरी 2021 में इनका निधन हो गया। 81 साल के हो चुके थे ये, और इनको कई सारे सम्मानों से दिया गया था। इन्होंने इंडियन डेविस कप के लिए काफी लंबे समय तक भारत के साथ ये जुड़े भी हुए थे। चलिए देखते हैं पोटली मीटर क्या कहता है इनके बारे में। हाल ही में निधन हो गया। 1958 से लेकर 1964 तक इंडियन खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे वो इंडियन डेविस कप में, ठीक है। और साथ ही में 2015 को इन्हें पश्चिम बंगाल ने 2015 में बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अख्तर अली जी टेनिस से जुड़े हुए थे, कोलकाता में इनका निधन हुआ है 7 फरवरी को। इनका जो जन्म हुआ था वो 5 जुलाई 1939 को हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप सबको पता होगा, ऋषि कपूर मतलब कि ये सारे जो पृथ्वीराज कपूर जी की फैमिली चलती चली आ रही है, उन्हीं में उनके भाई थे राजीव कपूर और रणधीर कपूर जी के, और ऋषि कपूर जी के भाई थे राजीव कपूर जी। इनका भी निधन हुआ है, कितने वर्ष की उम्र में हुआ है। और जो इसका राइट आंसर है वो आंसर है आपका 58 वर्ष। जी हाँ, 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगर आप इनको नहीं पहचान पा रहे हो तो वैसे तो इनकी बहुत सारी पिक्चरें आई थी, लेकिन इनकी जो सबसे पहली पिक्चर जिससे ये फेमस हुए थे, जिस मूवी से ये फेमस हुए थे, वो मूवी थी इनकी राम तेरी गंगा मैली। आप लोगों ने सुना होगा। इनकी जो सबसे पहली मूवी आई थी उसके बारे में हमारे पोटले मीटर की, वो थी एक जान है हम। जी हाँ, एक जान है हम 1983 में रिलीज हुई थी, और वो इनकी पहली मूवी थी। लेकिन इनको जो फेम मिला था वो मिला था राम तेरी गंगा मैली मूवी से। और लास्ट मूवी जो इनकी आई थी वो थी जमींदार करके आई थी। जमींदार करके मूवी आई थी 1990 में, वो इनकी लास्ट मूवी थी एज एक्टिंग करके। ये आपके राज कपूर साहब जो थे उनके बेटे थे, और कपूर खानदान के बारे में तो हर कोई जानता ही है। तो राजीव कपूर जी ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई थे। 58 साल की उम्र में इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ज्यादातर प्रोड्यूस करते थे पिक्चरें, और उसके बाद इनकी जो फेमस मूवी थी वो थी राम तेरी गंगा मैली। उम्मीद करते हैं आप लोग याद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश ने हाल ही में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, जो कारखाने या जो कंपनीज है जिनसे प्रदूषण फैल रहा है उनको रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म जारी किया है। किस देश ने? जापान, बांग्लादेश, अमेरिका या चीन? सोचो दोस्तों, बहुत ही सही काम हुआ है, और ये काम किया है चीन ने। जी हाँ, चीन ने हाल ही में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके चलते ये लोग जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? चीन ने हाल ही में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि जनता को ऐसे उद्यम के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा। अच्छा, वो नॉर्मल जनता को दे सकता है। साथ ही नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने पे भी मदद करे, मतलब कि जो कंपनी, जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाएंगी, अगर वो नियमों को पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा भी चलेगा। तो चलो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा बढ़िया से। बाकी इसका जो पीडीएफ कॉपी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे आपको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं। हम लोग मंथली भी लाएंगे जिसमें सारे सवालों को एक साथ लेकर आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ आंसर, और आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो चीजें याद करने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आज का क्विज आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी होगा अपनी ईमानदार राय हमें जरूर दीजिएगा, हम उसको लेना चाहेंगे और उससे हम अपने में और बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन है, अपने दोस्तों के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।
तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगा नमस्कार, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों।